सभी साथियों को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन पोर्टल पर चल रही इंग्लिश की क्लास में मैं BR कुमावत आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं रीट परीक्षा के लिए इंग्लिश। रीट परीक्षा के लिए इंग्लिश का जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसकी जर्नी में हम चल रहे हैं और पिछले लेसन से हमने मेथड चालू की थी। वो मेथड हमने उस मेथड का पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये हमने पहले कर लिया था। ये चैप्टर हमने किया, इसमें हमने बेसिक थियोरी सीखी थी इंग्लिश टीचिंग की कि बेसिक थियोरी क्या होती है वो हमने पढ़ ली। और उसके बाद में आगे चलते हैं तो देखिए आगे मैं प्रेस्क्राइब्ड मेथड्स आती हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स आता है, लेकिन अपने लैंग्वेज सेकंड में क्या प्रेस्क्राइब्ड है वो हम पहले पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट का हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में प्रिंसिपल्स के बाद में लैंग्वेज सेकंड में पढ़ें तो देखिए एक अपना पॉइंट आता है CLT। अर्थात CLT का प्रोनाम है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है इसके बारे में हम विचार करेंगे, सीखेंगे इसको। देखिए वैसे तो सारी मेथड्स, सारी अप्रोचेज लैंग्वेज फर्स्ट में प्रिस्क्राइब्ड हैं। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का तो अपना सिलेबस एक ही है, लेकिन जितनी मेथड्स, जितनी भी अप्रोचेज हैं वो सारी की सारी बिना कोई एग्जाम्पशन के लैंग्वेज फर्स्ट में प्रेस्क्राइब्ड हैं। लेकिन लैंग्वेज सेकंड में भी एक अप्रोच दी गई है और वो अप्रोच है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। हम कह सकते हैं ये एक अप्रोच है। देखिए सामान्यतः एक दिमाग में हमारे एक क्वेश्चन आता है कि अप्रोच क्या है और मेथड क्या है। अप्रोच और मेथड क्या है, इसी पॉइंट पर हम पहले विचार करते हैं। अप्रोच क्या है, शुरुआत में देखिए जब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुरुआत में की जाने लगी थी, हमने विचार किया था UNO की स्थापना के ठीक बाद में इन 1945 में जैसे UNO की स्थापना हुई थी, उसके बाद में ठीक बाद में जैसे लैंग्वेज टीचिंग चालू हुई थी तो उस समय सबके पास में कोई मेथड नहीं थी। मेथड जो थी वो फ्रांस से आयातित की गई थी। लेकिन शुरुआत में टीचर्स ने क्या किया, अपने तरीके से पढ़ाने लग गए थे। अगर कोई अपने तरीके से पढ़ाता है, अपने तरीके से पढ़ा करके टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है तो वो अपना तरीका, जो इंडिविजुअल तरीका हो, अप्रोच कहलाता है। तो अप्रोच एक प्रकार से एक इंडिविजुअल तरीका है। एन इंडिविजुअल वे ऑफ टीचिंग। अप्रोच अपने आप में एक इंडिविजुअल तरीका है टीचिंग का। उसके बाद में मेथड आने लग गई। मेथड इंडिविजुअल तरीका नहीं रहा, मेथड एक ऑल ओवर प्लान है। मेथड है एन ऑल ओवर प्लान ऑफ टीचिंग। मेथड के आधार पर टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हो जाती हैं, लिख दी जाती हैं। मेथड के आधार पर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर किया जाता है। तो मेथड को बदलना मुश्किल होता है, तत्काल नहीं बदले जा सकती मेथड अपने आप में रिजिड होती है, सॉलिड होती है, लेकिन अप्रोच फ्लेक्सिबल होती है। यदि किसी मेथड के साथ में आपको टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से अचीव नहीं हो रहे हैं तो आप कोई अपना तरीका लगा लेते हैं बीच में टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वो आपका इंडिविजुअल जो तरीका है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो अप्रोच है। इंडिविजुअल तरीका अप्रोच होता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः क्या है कि पहले वाले साइकोलॉजिस्ट्स की 20वीं सेंचुरी के मिड ऑफ में जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट्स आए थे उन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपनी तरह तरह की अप्रोचेस जो दी, उन्होंने जो अपना इंडिविजुअल तरीका दिया वो तरीका ज़्यादा सार्वभौमिक हो गया। इसलिए मेथड की भांति उनकी अप्रोच के ऊपर भी थियरी बन गई। जब अप्रोच के ऊपर थियरी बन जाती है तो वास्तव में वो मेथड बन जाती है। लेकिन कुछ एक मेथड ही ऐसी रही, उनकी अप्रोच ऐसी रही, उनको नाम अप्रोच ही दे दिया गया। तो अप्रोच आज कुछ एक अप्रोच है हमारे पास में, जैसे सिचुएशनल अप्रोच है, जैसे टेबल कंस्ट्रक्शन अप्रोच है, जैसे अपने पास में ये CLT है। इस प्रकार की अप्रोच है अपने पास में। तो अप्रोच के लिए एक तो ये बात है कि कोई भी अप्रोच हो किसी मेथड के साथ में लागू कर दी जाती है। अगर मेथड किसी डेफिनेट मेथड से
पूरे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से आप टीचिंग कर रहे हैं और उस मेथड में टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक ये जो स्पीकिंग और लिसनिंग जो स्किल्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहा है, लिसनिंग बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, स्पीकिंग बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो साथ में दूसरी अप्रोच चालू कर दी जाए, कोई सब्सटीट्यूशनल अप्रोच चालू कर दी जाए, सिचुएशनल अप्रोच चालू कर दी जाए या CLT चालू कर दी जाए, जिससे कि वो लिसनिंग और स्पीकिंग सीख जाएं। अर्थात मेथड की जो जहाँ खामी होती है, मेथड में जहाँ खामी नजर आती है, कोई टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव किसी डेफिनेट मेथड के माध्यम से अचीव नहीं किया जा सकता, तो उस मेथड को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उस मेथड के साथ साथ में एक अप्रोच और लागू कर दी जाती है, अप्रोच फ्लेक्सिबल होती है। ऐसी एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, ये भी एक अप्रोच है। आइए अब हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से, क्या है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है, अपने इसको पढ़ते हैं। शॉर्ट में इसको CLT कहा गया है, CLT। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमारे ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ CLT, और तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसी का दूसरा नाम कम्युनिकेटिव अप्रोच भी दिया गया है, कम्युनिकेटिव अप्रोच भी दिया गया है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसी को कम्युनिकेटिव अप्रोच भी कहा गया है। इसको विस्तार से समझ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं हम, क्या है कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्या है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, हम विचार करते हैं। देखिए, जैसा कि अपने पिछले चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसमें हमने ये देख लिया था कि इन द ईयर ऑफ 1945 व्हेन UNO was established there to prevail peace and unity in the world, तो उस समय ये क्वेश्चन उठा था कि भाई सभी की मीडिएटिंग लैंग्वेज एक होनी चाहिए, तो इंग्लिश को मीडिएटिंग लैंग्वेज माना गया था, तभी से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाने लगी। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाने लगी, फिर कोई ये माने 15-20 साल हुई, तो ऐसा देखा कई राष्ट्रों ने, ये हम ये देखे कि सेकंड लैंग्वेज ज़्यादा लागू की, उन्होंने लगभग सबने ही ऐसा देखा कि जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे पूरे अचीव नहीं हो रहे हैं। जो सजेस्टेड मेथड्स थी वो काम में ली, पीछे से जो फ्रेंच पेडागोजिस्ट्स के द्वारा जो सजेस्टेड अप्रोचेस थी वो काम में ली, फिर भी लक्ष्य पूरा नहीं मिल रहा। अर्थात बच्चा स्कूल में पढ़ता तो है, लेकिन घर पर किसी प्रकार से वो लैंग्वेज को काम में नहीं ले पा रहा, सेकंड लैंग्वेज को काम में नहीं ले पा रहा, अर्थात उसकी लिसनिंग स्पीकिंग जैसी स्किल्स हैं वो फिर भी कमज़ोर हैं। तो ये मान लीजिए कि ये 1972 की बात है, जब अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक लिंग्विस्ट था, भाषा वैज्ञानिक, जिसका नाम था डेल हैथवे हिम्स। उसका नाम डेल हैथवे हिम्स था। आज उसको डेल हिम्स के नाम से जाना जाता है। उसके दिमाग में ये बात आई कि जिन देशों में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाने लगा है, वहाँ से ये शिकायत आ रही है कि पूरे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया जा रहा है। बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग जो एबिलिटी है सेकंड लैंग्वेज में वो बहुत कमज़ोर सिद्ध हो रही है। अर्थात स्कूल में तो बच्चे बोल भी लेते हैं, इंग्लिश सुन भी लेते हैं, लेकिन घर जाने के बाद में सोशल जो एस्पेक्ट है लैंग्वेज का वो कमज़ोर आ रहा है बच्चों का। बच्चे सोशल प्रिप्रेक्शन में लैंग्वेज को काम में नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर ये लिंग्विस्टिक था, इस यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्ट था, भाषा वैज्ञानिक था। एक प्रकार से उन दिनों में ये लैंग्वेज के सोशल प्रारूप पर काम कर रहा था। सोशियो लिंग्विस्टिक भी था, सोशियो लिंग्विस्ट भी ये था। तो इसने उस समय एक पेपर लिखा था ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। 1972 में ये पेपर लिखा था, एक सेमिनार में प्रेजेंट किया था। उसमें उसने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का हवाला दिया था कि बच्चों की लिसनिंग स्पीकिंग
स्किल्स किस प्रकार से सुधर सकती है, उसका उसने एक मेथड सुझाया था। उस मेथड का नाम, एक तरीका सुझाया था, एक अप्रोच सुझाया था। उस अप्रोच को नाम दिया गया कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि बच्चा स्कूल में जो सीखता है वो स्कूल लैंग्वेज सीखता है, एंड सोशल लैंग्वेज इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल लैंग्वेज। सोशल लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज से कुछ अलग होती है, और क्योंकि समाज में बच्चे का बोलने का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं, मैटर बदल जाता है। स्कूल में बच्चा बोलता है वो कॉन्टेक्स्ट दूसरा होता है, मैटर दूसरा होता है। स्कूल में कुछ सेट सेंटेंसेस हैं, वही बार बार बच्चा बोलता रहता है, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट मैडम। और स्कूल की नातेदारी है वो सीमित है, बच्चा टीचर कह देता है, मैडम कह देता है, सर कहता है। लेकिन सोसाइटी में उसकी नातेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? देखना, ये कोई समाज में देते, कोई उसका चाचा है, कोई ताऊ है, कोई उसका भाई है, कोई मित्र है, अलग अलग नातेदारी बढ़ गई। तो अलग अलग नातेदारी बढ़ गई तो बात करने का कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग बढ़ गया, सभी के लिए अभिवादन का तरीका बदल गया। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक प्रारूप है लैंग्वेज का वो अलग होता है। तो यहाँ डेल हिम्स ने यह सुझाया कि बच्चे को स्कूल में एक प्रोजिमेबली एक संभवतया हो सके वहाँ पर एक काल्पनिक सोशल एटमॉस्फेयर दिया जाए, उसको सोशल परिस्थिति उसके लिए क्रिएट की जाए, और उस सोशल परिस्थिति क्रिएट करने के लिए बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाए, खुद अपने आप ही क्रिएट करें। वो एक कुछ उनके लिए ऐसा लेसन बनाया जाए कि बच्चे अपने आप बोलें, अपने आप सुने, टीचर का उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं हो। तो देखिए क्या कहा, जैसे बच्चों को क्लासरूम से बाहर ये मानो एक प्रकार से कल्पित सोशल एटमॉस्फेयर में बैठाया जाता है। तो बच्चे जैसे आपस में बैठ गए हैं, यहाँ पर खुद बच्चे ही हैं और कोई नहीं है, टीचर नहीं है इनके पास में, बच्चे बैठे गए हैं ऐसे माहौल में, टीचर इनके पास में नहीं है। ये लो ये बच्चे बैठे हैं भी यहाँ पर, और बच्चे बैठ करके टीचर ने कोई टॉपिक इनको सुझा दिया, कोई सोशल इश्यू बता दी जिसके ऊपर मान लो इनको डिस्कशन करना है, उनको बोलना है। अब उस सोशल इश्यू पर ये सभी बच्चे बोलेंगे और सुनेंगे। तो ये बोलेंगे और सुनेंगे, देखिए इसमें ऐसा तो नहीं है कि सारे ही बच्चे हैं वो बोलना नहीं जानते या कुछ भी नहीं बोलना जानते। इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम बोलना जानते हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो ज़्यादा बोलना चाहते हैं। जो जिन थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं वो बोलेंगे उस सोशल इश्यू पर या टॉपिक पर जो टीचर ने सुझाया, सजेस्ट किया, उसके ऊपर बोलेंगे। वो बोलेगा तो बोलने वाला, देखिए सामान्यतः क्या होता है कि हम दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं या हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो जैसे मदर टंग में हमारे हाव भाव, जैसे बॉडी लैंग्वेज से हमारे बिहेवियरल ट्रेट्स सामने आते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम कुछ बात को कहने का प्रयास करते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखो स्पीच भी साथ में और बॉडी लैंग्वेज भी साथ में। तो ऐसा ही सेकंड लैंग्वेज में भी होता है। तो जो बच्चा बोलता है वो कुछ बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, जो नहीं समझते हैं वो कुछ तो इसकी बोली से समझेंगे, कुछ बॉडी लैंग्वेज से समझेंगे। तो ये बच्चे कुछ समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य इतना ही होता है बच्चे का बोलने का कि जो कुछ वो कह रहा है वो दूसरों के समझ में आ जाना चाहिए, बस उनके समझ में आना चाहिए। तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे का सुन करके और समझेंगे, बोलेंगे, तो इससे क्या है, इनका हेजिटेशन दूर होगा और खुद को बोलने का मौका मिलेगा। एक प्रकार से ये मेथड कैसी हुई, ये कैसे अप्रोच हुई, एन इंटरएक्टिव, ये एक इंटरएक्टिव अप्रोच है, एक प्रकार की इंटरएक्टिव अप्रोच। बच्चों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका इसमें मिलता है। और जब थोड़े बहुत दिन ऐसे प्रैक्टिस चलती रहेगी तो बच्चे कुछ ज़्यादा करने में सफल हो जाएंगे, यहाँ पर बोलने में, सुनने में उनका हेजिटेशन दूर होगा। और उसके बाद में देखिए वो ही शब्दावली बोलेंगे जिस शब्दावली की उनको सोशल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऐसा बोल करके और लिख करके नहीं, बाद में क्या होगा कि वो अपने बोलकर सुन करके नहीं, बाद में कोई लिखने का कंपटीशन भी कर सकते हैं, बच्चे आपस में कंपटीशन कर लेते हैं लिखने का, कुछ पढ़ने का कंपटीशन कर लेते हैं। ये खेल खेल में सीखने की विधि है। ये क्लासरूम से बाहर एक क्लासरूम की सेटिंग है, बाहर एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सेटिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपने आप कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर्ड ये जो अप्रोच है लर्नर सेंटर्ड है, बच्चे अपने आप कर रहे हैं, इसमें टीचर का रोल एक्टिव नहीं है। टीचर क्या करता है, या तो इनको कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकता है या कहीं पर दिक्कत आती है तो उस समस्या का समाधान कर सकता है इनका, लेकिन टीचर एक्टिव रोल नहीं अदा करता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टीचर जो है, टीचर तो ये मान लो कि इसमें
एक तरफ रहेगा, अलग रहेगा टीचर। टीचर एक फैसिलिटेटर है, टीचर एक फैसिलिटेटर। टीचर का रोल तो यहाँ पर फैसिलिटेटर है का है, बस दुविधा को दूर करने का रोल है, समस्या को दूर करने का रोल है, बाकी कोई एक्टिव रोल इन बच्चों के साथ में टीचर अदा नहीं करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब ये लर्नर सेंटर्ड है तो इसका मतलब इसमें किसी प्रकार से एक्यूरेसी तो नहीं रह ही नहीं सकती। इसका मतलब है नो एक्यूरेसी, यहाँ पर इसमें एक्यूरेसी नहीं रहती क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड है। बच्चे एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखते, लेकिन फ्लुएंसी इसमें प्रधान होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्लुएंसी प्रीफर होती है इसमें, फ्लुएंसी पर प्रीफर्ड। एक्यूरेसी तो गौण है, एक्यूरेसी बाद में आ जाएगी, आए तो आए या ना आए। यहाँ उद्देश्य होता है मीनिंग समझ में आ जाए। तो देखिए मीनिंग समझ में आना चाहिए, मीनिंग समझ में आ जाए, इसका मतलब है लैंग्वेज की फंक्शनल साइड देखी जाती है। यहाँ पर फंक्शनल साइड ऑफ लैंग्वेज, फंक्शनल साइड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की फंक्शनल साइड देखी जाती है, न कि थियोरेटिकल साइड। बच्चे अपने आप कर रहे हैं, यहाँ देखिए बच्चे अपने आप कर रहे हैं, इसलिए बच्चों का उद्देश्य केवल मीनिंग क्लियर करना, बस मीनिंग समझ में आने चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, जरूर नहीं सब्जेक्ट से ही शुरू करते हो सेंटेंस, वर्ब से करें, टेढ़े मेढ़े किससे भी सेंटेंस बनाएं। तो यहाँ पर ध्यान है वो फ्लुएंसी पर दिया जाता है, न कि फॉर्म पर। फॉर्म में एक बात देखते हैं, देखिए यहाँ पर फॉर्म में और एक्यूरेसी, फॉर्म एंड एक्यूरेसी ये गौण होते हैं, ये सेकेंडरी हैं। फॉर्म एंड एक्यूरेसी हैं वो सेकेंडरी हैं और सेकेंडरी, बल्कि यहाँ पर फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी ये प्राइमरी है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर। दूसरी बात देखते हैं तो डेल हिम्स के द्वारा प्रोपेगेटेड है या ये ओरिजिनेटेड है, हम ये कह देंगे 1972 में ये ओरिजिनेटेड है। अब आगे हम देखते हैं, देखो एक बात और है कि यहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज साथ साथ में चलती है, तो बॉडी लैंग्वेज दो बातें ध्यान में रखने हैं कि बॉडी लैंग्वेज यहाँ साथ में सहायक सिद्ध होती है। बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते हैं, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट ये साथ साथ चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स जब बच्चे सेंटेंस बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स का मतलब जैसे ऑर्डर का सेंटेंस बोलते हैं, कभी रिक्वेस्ट का, कभी एडवाइस का, तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट साथ बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग सामने आती है। और बॉडी लैंग्वेज को ही बिहेवियरल ट्रेट्स कहते हैं, बिहेवियरल ट्रेट्स कहते हैं, बिहेवियरल ट्रेट्स। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको नोशन कहते हैं, नोशन। साइकोलॉजी में इन बिहेवियरल ट्रेट्स का एक दूसरा नाम फंक्शन कह दिया, फंक्शन। लैंग्वेज का यही फंक्शन होता है। तो डेल हिम्स ने एक नोशनल फंक्शनल सिलेबस भी सजेस्ट किया यहाँ पर कि नोशनल फंक्शनल सिलेबस है वो अगर बच्चों को दे दिया जाए, नीड बेस्ड सिलेबस, आवश्यकता पर आधारित सिलेबस, कि ये छोटी क्लास के बच्चे हैं, इनको किस प्रकार के नोशंस सिखाए जाने की ज़रूरत है, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सिखाए जाने की ज़रूरत है, कैसी बॉडी लैंग्वेज से सिखाए जाएंगे। ऐसे अगर उनके सिलेबस के साथ थोड़ा थोड़ा पॉइंट दे दिया जाए तो और भी बेहतर रहता है। इसमें इस CLT के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। अब यहाँ पर और देखते हैं हम, देखो यहाँ पर क्या क्या कौन सी कैपेसिटी, कौन सी स्किल्स बच्चों की विकसित होती हैं। देखो यूथ तो मतलब देखें तो अब ये सारा का सारा सिस्टम बच्चों की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के लिए है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के लिए है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन की प्रवीणता बच्चों में लाना है। यहाँ पर हम क्या क्या सीखे कि डेल हिम्स के द्वारा सजेस्टेड है, 1972 में सजेस्टेड है ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, और ये एक प्रकार की इंटरेक्टिव अप्रोच है। ये लर्नर सेंटर्ड है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी नहीं है, इसमें फ्लुएंसी को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर
टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। यहाँ बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज है वो सेंस समझने में सहायक होती है। और दूसरी बात देखते हैं, मीनिंग महत्वपूर्ण है यहाँ पर। यहाँ लैंग्वेज की फंक्शनल साइड देखी जाती है। ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को प्राथमिकता देती है। इस CLT का उद्देश्य है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को अर्जित करना। ये मोटा मोटा रोल है, ये मोटा मोटा मैटर है CLT का। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं टू द पॉइंट। देखिए, ए टीचिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। CLT लैंग्वेज पढ़ाने की एक ऐसी टेक्निक है फॉर द सिचुएशंस आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम में की लैंग्वेज क्लासरूम तक सीमित है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं सामान्यतः वो क्लासरूम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, स्कूल लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। दैट लैंग्वेज इज नॉट सपोज्ड टू बी देयर इन द सोशल कंडीशंस। तो सोशल कंडीशन में वो लैंग्वेज नहीं चल सकती, इसलिए सोशल कंडीशन में लैंग्वेज का जो प्रारूप है वो CLT के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इट्स जस्ट ए प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज, CLT में लैंग्वेज की प्रैक्टिकल स्टडी की जाती है। अज्यूम्ड सोशल सिचुएशंस होती हैं, इसमें मानी हुई कल्पित सोशल सिचुएशंस। बच्चे इसमें ड्रामा भी कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, जिसमें जो सोशल अभिनय करते हैं, जिन उस अभिनय में बच्चे सोशल भूमिका अदा करते हैं। तो और उस सोशल भूमिका में उनको सोशल लैंग्वेज का प्रारूप सीखने का मौका मिलता है। तो हम कहेंगे इट्स जस्ट ए प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन द एज्यूम्ड प्रैक्टिकल सिचुएशंस, माने हुए प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। ये प्रैक्टिकल स्टडी है लैंग्वेज की, थियोरेटिकल स्टडी नहीं। इट टीचेज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन द सोशल लाइफ। ये यही बताती है कि लैंग्वेज को सोशल लाइफ में किस प्रकार से काम में लिया जाता है। इट एम्स एट द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर ये हम पॉइंट हमने पहले पढ़ा है कि ये लैंग्वेज की फंक्शनल यूटिलिटी की पर बल देती है। फंक्शनल यूटिलिटी का मतलब क्या है लैंग्वेज का? कॉम्पिटेंस पर, प्रवीणता, कॉम्पिटेंस। और कॉम्पिटेंस कौन सी? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। लैंग्वेज की फंक्शनल यूटिलिटी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को अर्जित करना है। लैंग्वेज का फंक्शन ही कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को अर्जित करना ही लैंग्वेज की फंक्शनल यूटिलिटी है, जो कि हमें CLT सिखाती है। आगे देखते हैं। ओरिजिनेटेड बाय डेल हिम्स, जैसा कि हमने अभी भी सीखा है, डेल हिम्स के द्वारा ओरिजिनेट है इन 1972 में, जब डेल हिम्स अपने यूनिवर्सिटी में था, अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी में था। उस समय उसने पेपर प्रेजेंट किया था ऑन कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेंस। उसमें उसने इस अप्रोच को सजेस्ट किया था। देखिए, डेल हिम्स फैसिलिटेटेड इट टू टीच द लैंग्वेज इन ए सोशल एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट। डेल हिम्स ने इस CLT के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से लैंग्वेज सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई जा सकती है, लैंग्वेज को सोशल कॉन्टेक्स्ट का प्रारूप दिया जा सकता है, किस प्रकार से लैंग्वेज एक प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई जा सकती है। इंटेंडेड एट द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के प्रति उद्देश्य परक होती है। CLT का उद्देश्य होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हासिल करना। ध्यान देंगे इस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आती है। सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आती है। सबसे पहले इसमें सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, सामाजिक भाषाई प्रवीणता, भाषा का के सामाजिक प्रारूप की प्रवीणता। स्कूल में जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज होती है, वो स्कूल लैंग्वेज तक सीमित है, स्कूली प्रारूप तक सीमित है। लैंग्वेज का वो स्कूली प्रारूप है, वो सोशल प्रारूप नहीं है। सोशल लैंग्वेज में या बच्चे के सोशल प्रारूप में हम देखेंगे, सोशल लाइफ में लैंग्वेज का प्रारूप बदल जाता है, कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, मैटर बदल जाता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो लैंग्वेज को सोशल, समाज के विभिन्न परिस्थितियों में, समाज के विभिन्न प्रारूपों में लैंग्वेज को कैसे काम में लिया जाए, वो प्रवीणता सबसे पहले कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आती है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा है अपना डिस्कोर्स
डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस क्या है? डिस्कोर्स का मतलब है वार्तालाप। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस का मतलब है वार्तालाप, कन्वर्सेशन। तो वार्तालाप की कॉम्पिटेंस, ये कॉम्पिटेंस है, ये लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों मैटर के बीच में एक कोहेरेंस स्थापित करती है। ये ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से पता चलता है कि क्या सुना है हमने और जो सुना है उसके प्रत्युत्तर में क्या बोलना है। लिसनिंग और स्पीकिंग के बीच में एक डेफिनेट कोहिजन स्थापित करने वाली कॉम्पिटेंस का नाम है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। और उसके बाद में तीसरी कॉम्पिटेंस इसमें यहाँ पर आती है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, ये स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस है अपनी। ये युक्तिपरक प्रवीणता, अर्थात ये बताती है प्रवीणता कि सेंटेंस के कौन से पार्ट को आपको बोलना है, क्योंकि स्कूल में तो आपको यही सिखाया गया सब्जेक्ट से बोलना शुरू करो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आए। लेकिन ये बताता है कि ये सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत नहीं, कहाँ से सेंटेंस बीच में से आ गया तो उसको कैसे सेट करना है, जितनी ज़रूरत है उतने को ही बोलना। जैसे मान लीजिए सोशल लैंग्वेज के सोशल प्रारूप पर हम थोड़ा सा विचार करें तो एक एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना एक लड़का है रवि और उसकी सिस्टर है, अपनी फ्रेंड के साथ किधर जा रही है। अब रवि स्कूली लैंग्वेज में बोलेगा तो उसको तो ऐसे सिखाया गया, ओ सिस्टर वेयर आर यू गोइंग। लेकिन ये सोशल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल देगा इतना सिस्टर वेयर गोइंग। अब सिस्टर के लिए उत्तर देना टू मार्केट, इतना ही काफ़ी है, टू मार्केट। तो जितना इसने सुना उसके बाद में इसकी जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस ये कहती है कि इसका आंसर पार्ट इतना है, टू मार्केट, तो इतना ही बोल देती है। तो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस ये बताती है कि जो कुछ सुना गया जहाँ पर आपको बोलना है तो उससे क्या पार्ट बोलना है, उसका कितना पार्ट बोलना है, या जो पढ़ा है उसका कैसा पार्ट आपके दिमाग में रखना है, या जो लिखना है उसको लिखा है उसको किस प्रकार से कितने पार्ट को आपको लिखना है, क्या पूछा गया क्या लिखना है। यहाँ पर ये मात्र एक प्रोडक्टिविटी देखती है, थियोरी नहीं देखती, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखती है लैंग्वेज का। आगे देखती है चौथा जो इस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आती है वो है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, यूँ तो हम ये भी कह देते हैं कि ग्रामर है उसके बिना भी बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन हम ग्रामर को पूर्णतः अवॉइड नहीं कर सकते। यूँ तो पूरा ग्रामेटिकल नॉलेज लेना ज़रूरी नहीं है लिसनिंग स्पीकिंग के लिए, और यहाँ तक कि रीडिंग के लिए भी सेंस समझ में आता है। सारे ग्रामेटिकल टॉपिक समझे बगैर भी सेंस समझ में आता है, और सेंस समझना ही लैंग्वेज की प्रैक्टिकल यूटिलिटी कहलाती है। लेकिन फिर भी ग्रामर कुछ तो हमें आनी चाहिए। ग्रामर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हमारे दिमाग में होना ही चाहिए। तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का एक पार्ट बनती है, लेकिन ये लिस्ट कॉम्पिटेंस है, लिस्ट पार्ट बनती है, सबसे कम महत्वपूर्ण पार्ट बनती है, इसलिए चौथे पॉइंट पर आती है। यहाँ क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये आया कम्युनिकेट। देखिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो CLT का प्रमुख उद्देश्य है, और इस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में इतनी कॉम्पिटेंस आती हैं, कौन कौन सी? सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस और ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। अब यहाँ पर आ जाए कि फॉरमोस्ट कॉम्पिटेंस कौन सी है, फॉरमोस्ट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कौन सी है, तो हम कहेंगे सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये फॉरमोस्ट कॉम्पिटेंस है। यहाँ और हम कहेंगे लिस्ट इफेक्टिव कॉम्पिटेंस कौन सी है जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आती है, वो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है। ये वांछनीय है, डिजायरेबल है, डिजायरेबल है, ये डिजायरेबल है, नोट डिजायरेबल है लेकिन नेसेसरी नहीं है, टू मच नेसेसरी नहीं है, ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। आगे चलते हैं। गोज ऑन द सर्टेन बिहेवियरल ट्रेट्स, CLT बिहेवियरल ट्रेट्स पर चलती है। बिहेवियरल ट्रेट्स क्या होते हैं? साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के जो संकेत होते हैं उनको बिहेवियरल ट्रेट्स कहा गया है। और नोशंस एंड फंक्शंस, देखिए बॉडी लैंग्वेज के संकेत कुछ हमें
डेफिनेट कॉन्सेप्ट वाले सेंटेंस को बोलते हैं तो डेफिनेट बॉडी लैंग्वेज का संकेत होता है। और जैसे लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट, जैसे हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है, क्वेश्चन पूछने में दूसरी होती है, और ऑर्डर करने में या रिक्वेस्ट करने में हमारी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है। तो ये ऑर्डर, ये रिक्वेस्ट, ये क्वेश्चन, ये सिंपल स्टेटमेंट, ये सब हैं, ये कॉन्सेप्ट कहलाते हैं लैंग्वेज में। और कॉन्सेप्ट को टेक्निक, ये कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। टेक्निकली कॉन्सेप्ट को ही नोशन कहा जाता है। कोई भी एक सेंटेंस हमारे पास, उसमें एक डेफिनेट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं कहूँ कि ही कम्स हियर, इसमें कॉन्सेप्ट है, रेगुलरिटी एक कॉन्सेप्ट है उसमें। मैं कहूँगा डोंट गो हियर, इसमें कॉन्सेप्ट है, प्रोहिबिशन निषेध, इसमें कॉन्सेप्ट है। प्लीज हेल्प मी, इसमें कॉन्सेप्ट है, रिक्वेस्ट, इसमें कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी कुछ भी हम बोलते हैं उसमें एक डेफिनेट कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट को टेक्निकली उसका नाम नोशन है। और जो हमारे बॉडी लैंग्वेज के जो ट्रेड्स होते हैं, बिहेवियरल ट्रेड्स हैं, इनका टेक्निकल नाम फंक्शन है। तो इसका ये नोशंस फंक्शंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिए जाते हैं। CLT यही कहती है कि कोई भी आप स्टेटमेंट बोलते हो तो साथ में फंक्शन भी दिखाओ, अर्थात बॉडी लैंग्वेज दिखाओ, जिसके माध्यम से सामने वाले को समझने में मदद मिलती है। तो ये नोशन और फंक्शन से एक सिलेबस बनता है, इस टर्म से नोशनल फंक्शनल सिलेबस। ये एक सिलेबस है जो CLT में प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर CLT। CLT जहाँ सजेस्टेड अप्रोच होती है वहाँ के लिए ये सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड होता है। ये नीड बेस्ड सिलेबस होता है, आवश्यकता पर आधारित सिलेबस होता है। इसका मतलब ये है कि कौन सी क्लास के बच्चों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट सिखाए जाने की ज़रूरत है, और वो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसी बॉडी लैंग्वेज या कैसे बिहेवियरल ट्रेड्स के माध्यम से सिखाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम। देखिए, ये जो CLT जो अप्रोच है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें लर्नर ही सर्वे होता है, लर्नर ही इसमें एक्टिव रहता है, टीचर इसमें पूर्णतः पैसिव रहता है। टीचर का एक ऑल ओवर प्रोसेस में देखिए तो कोई रोल नहीं होता है। हाँ, प्रोसेस पूरी होने के बाद या प्रोसेस शुरू होने से पहले टीचर है वो बच्चों को अपनी तरफ से गाइडेंस दे सकता है, कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकता है डिबेट के लिए, या टीचर कहीं पर बच्चे कुछ करने में सक्षम नहीं हो रहे तो टीचर वहाँ पर उनकी मदद कर सकता है। लेकिन एक ऑल ओवर भूमिका टीचर नहीं अदा करता है, इसलिए इसको लर्नर सेंटर्ड कहा गया है। टीचर इसमें पैसिव होता है, टीचर इसमें फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है, एक फैसिलिटेटर होता है। चूँकि ये लर्नर सेंटर्ड है इसलिए तो ग्रामेटिकल प्योरिटी नहीं आती, इसमें ग्रामेटिकल प्योरिटी नहीं है। और यहाँ लैंग्वेज का उद्देश्य कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज का उद्देश्य यहाँ पर कम्युनिकेशन है। यहाँ पर प्योरिटी हासिल करना लैंग्वेज का उद्देश्य नहीं है। प्योरिटी तो टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जा रही है और मैट्रिक पढ़ाया जा रहा है क्लास में, प्योरिटी तो वहाँ पर आ जाती है। आगे जो क्लासरूम के बाहर की परिस्थिति में ये CLT लागू की जाती है। क्लासरूम के बाहर लैंग्वेज सीखने का एक ये माध्यम है, तो इसमें प्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। इसमें तो केवल मीनिंग की जरूरत होती है, सामने वाला समझ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है। ये थियोरेटिकल नहीं होती है, बिल्कुल भी CLT थियोरेटिकल नहीं चलती, ये तो प्रैक्टिकल सेंस में लैंग्वेज को सिखाती है। तो हम कहेंगे मच क्रेडिट टू फ्लुएंसी। हाँ, फ्लुएंसी को ही क्रेडिट होती है, इसमें फ्लुएंसी महत्वपूर्ण है, फ्लुएंसी महत्वपूर्ण है, मीनिंग महत्वपूर्ण है। फ्लुएंसी एंड मीनिंग, मच क्रेडिट टू फ्लुएंसी एंड मीनिंग, आप ये मान लो मीनिंग यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नो ग्रामेटिकल प्योरिटी और फॉर्म को सेंटेंस फॉर्म को कोई ज़्यादा वजन नहीं दिया जाता। इसमें एक प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ लैंग्वेज वास्तव में प्रैक्टिकल लर्निंग है, इसमें तो करके सीखते हैं बच्चे खुद। इसमें ऐसे आयाम भी हो सकते हैं, बच्चे डिबेट प्रोग्राम रख लेते हैं अपने लिए, बच्चे खुद किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, खुद अपने सिंपोजियम आयोजित कर लेते हैं, बच्चे कोई ड्रामा कर लेते हैं या कोई ऐसे राइटिंग का कंपटीशन रख लेते हैं। इस प्रकार के आयाम इसमें आते हैं। ये प्रैक्टिकल लर्निंग लैंग्वेज है। और एम्फेसाइज लैंग्वेज इन यूज, वास्तव में लैंग्वेज जो काम में आती है उस पर बल देती है रेदर देन लैंग्वेज इन स्ट्रक्चर वाले लैंग्वेज पर नहीं। अर्थात
लैंग्वेज का सेंस समझ में आना चाहिए, मीनिंग पर बल दे रही है। तो कामयाब है तो लैंग्वेज का यूज करने का मतलब यही है कि मीनिंग समझ में आना, मैसेज कन्वे करना, अच्छी तरीके से मैसेज अगले के पास पहुंच जाना। तो आगे चलते हैं, इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यूँ तो देखा जाए तो देखो इसमें ऐसे कंपटीशन भी रखा जाता है, बच्चे ऐसे कंपटीशन भी रख लेते हैं, तो इसमें राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है। यूँ तो CLT है, ये चारों स्किल ही लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, यूँ तो CLT चारों स्किल्स को ही इम्प्रूव करती है। लेकिन अगर 2 स्किल बतानी है तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग को इम्प्रूव करती है। इसका मतलब कम्युनिकेशन की कैपेसिटी को अर्जित करना होता है CLT का मतलब। तो कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी होता है जो जिसमें रीडिंग और राइटिंग लिसनिंग से इम्प्रूव होती हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का ज़्यादा एक वर्थ सेंस देखा जाए, ऑल ओवर सेंस देखा जाए, तो वो कम्युनिकेशन लिसनिंग और स्पीकिंग से संबंधित रहता है। तो इसमें जब 2 स्किल देखी जाती है कि कौन सी 2 स्किल को इम्प्रूव करती है, इम्फेसाइज करती है CLT, तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को, अर्थात ओरल स्किल्स को। ये ओरल स्किल्स हैं, इनमें भी अगर हमें एक ही चूज करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये स्पीकिंग चूज करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन ये आता है CLT एम्फेसाइजेस, और फिर ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ गए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एक में आ रहा है, तो आपको स्पीकिंग को चूज करना है, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग में स्पीकिंग या क्रिएटिव बड़ी स्किल ये है। आगे चलते हैं, प्राइमेसी इज गिवन टू फंक्शन। बिल्कुल प्राइमेसी लैंग्वेज के फंक्शन पर दी जाती है। लैंग्वेज का फंक्शन है मीनिंग समझा देना, अर्थात कम्युनिकेशन का उद्देश्य पूरा होना। तो मीनिंग समझ में आना चाहिए अगले के, वो लैंग्वेज का फंक्शन पर बल दिया जाता है, नोट टू फॉर्म पर बल नहीं दिया जाता। एम्ड फ्लुएंसी के ऊपर लक्ष्यबद्ध रहती है। जब फ्लुएंट बोलना आना चाहिए, फ्लुएंट सुनना आना चाहिए, ये चाहे भले ही शुद्ध न सुनना आ रहा है या शुद्ध न बोला जा रहा है, ये एक्यूरेसी पर बल नहीं देती। द टीचर इज ए फैसिलिटेटर। यस, टीचर इसमें फैसिलिटेटर रहता है, टीचर इसमें इंस्ट्रक्टर होता ही नहीं, टीचर इसमें टीचर न रह करके फैसिलिटेटर रहता है। आगे चलते हैं, ये देखो पूरा पढ़ लिया हमने CLT को, इतना ही मैटर है CLT का। और अब हम देखते हैं CLT के क्वेश्चन, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित आ सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले CLT एक मेथड है अप्लाइड इन द फर्स्ट लैंग्वेज टीचिंग। नहीं, मेथड नहीं है, CLT अप्रोच हमने शुरुआत में देखा था, एन अप्रोच टू बी अप्लाइड विद एनी मेथड। यस, किसी भी मेथड के साथ में इसको अप्लाई किया जा सकता है। ये अप्रोच है, कोई भी अप्रोच किसी भी मेथड के साथ में अप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि मेथड तो रिजिड होती हैं और अप्रोच हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर कोई डेफिनेटिव या प्रेस्क्राइब्ड टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे हैं, उनका कुछ पार्ट अचीव नहीं हो रहा है, तो मेथड को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि मेथड के आधार पर तो सिलेबस निर्धारित हो जाता है, टेक्स्ट बुक्स बन जाती हैं, और उस समय कोई एक डेफिनेटिव अप्रोच लागू कर दी जाती है साथ में। तो वैसे CLT एक अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CLT लुक्स एट, CLT देखती है, किसको देखती है? द थियोरेटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज। नो, CLT थियोरी को नहीं देखती, CLT तो लैंग्वेज के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखती है, तो इसको नहीं देखती CLT, ये गलत है। द प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज, यस, इस प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट को देखती है। आगे द करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, नो, CLT करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखती। करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स है पाठ्यक्रम के ऑब्जेक्टिव, जो सिलेबस के लक्ष्य हैं वो सिलेबस को नहीं देखती है CLT। आगे देखेंगे द टीचर्स रोल इन द क्लासरूम, नो, टीचर का रोल तो पैसिव होता है, CLT टीचर के रोल को नहीं देखती, टीचर तो टीचर रहता ही नहीं, एक फैसिलिटेटर हो जाता है इसमें। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट अबाउट CLT के बारे में क्या सही नहीं है, हमें ये देखना है। इट लुक्स एट द फंक्शनल साइड ऑफ लैंग्वेज, यस, ये बात तो सही है, CLT लैंग्वेज की फंक्शनल साइड को देखती है। इट रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नोशनल फंक्शनलिज्म, या नोशनल फंक्शनलिज्म या नोशनल फंक्शनल जो सिलेबस की अवधारणा हमने देखी थी उसके ऊपर ये चलती है, बिल्कुल चलती है, ये बात सही है इसके बारे में। और उसके बाद इट स्ट्रिक्टली अप्लाइज ग्रामेटिकल थियरी, ये ग्रामेटिकल थियरी इसमें स्ट्रिक्टली अप्लाई होती नहीं होती हैं, ग्रामर इसमें डिजायरेबल है, नेसेसरी नहीं। इट्स सेल्फ अटेम्प्टेड बाय द लर्नर्स, लर्नर के द्वारा स्वयं का किया गया प्रयास है लैंग्वेज सीखने का। इसमें
ये एक बात और देखो, देखो नोशनल फंक्शनल ऐसी टर्म आती है तो ये CLT में आती है, बाकी किसी मेथड या और किसी अप्रोच में नहीं आती। आगे देखते हैं हम। द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एम्फेसाइजेज, ये CLT एम्फेसाइज करती है किसको? मीनिंग रेदर देन स्ट्रक्चर। बिल्कुल मीनिंग को एम्फेसाइज करती है, स्ट्रक्चर को नहीं। स्ट्रक्चर को हम फॉर्म भी कह सकते हैं, ये लो फॉर्म भी कह सकते हैं। मीनिंग को दूसरा नाम फंक्शन भी है, फंक्शन भी कह सकते हैं। मीनिंग का दूसरा नाम फंक्शन भी है, फंक्शन कह सकते हैं। तो मीनिंग, फंक्शन और फ्लुएंसी इनको एम्फेसाइज करती है CLT, न कि स्ट्रक्चर या फॉर्म को एम्फेसाइज करती है। एक्यूरेसी को एक्यूरेसी रेदर देन फ्लुएंसी नहीं, फ्लुएंसी को एम्फेसाइज करती है, एक्यूरेसी को नहीं करती, इसलिए ये पॉइंट सही नहीं हमारा। फॉर्म रेदर देन फंक्शन, नो फंक्शन को करती है, फॉर्म को नहीं करती। CLT किसको एम्फेसाइज करती है? CLT फंक्शन को एम्फेसाइज करती है, CLT फ्लुएंसी को एम्फेसाइज करती है। तो ये उल्टा लिखा गया है यहाँ पर, थियरी को एम्फेसाइज नहीं करती है, इसलिए अपना ऑप्शन ए गो टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस इन CLT? CLT में ज्यादा महत्व की कौन सी बात है, हम देखते हैं। क्लासरूम लैंग्वेज, नो, क्लासरूम लैंग्वेज CLT में नहीं चलती। CLT तो लैंग्वेज का सोशल प्रारूप बताती है। कैरिकुलम एक्टिविटीज, नो, कैरिकुलम से तो बाहर होती है CLT। सोशल कॉन्टेक्स्ट, यस, CLT लैंग्वेज का सोशल कॉन्टेक्स्ट बताती है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट को ही एम्फेसाइज करती है। टीचर प्रेफरेंस तो होती नहीं है CLT में। आगे देखते हैं, CLT सेटिस्फाइज, CLT सेटिस्फाई करती है, अर्थात कैसे उद्देश्यों को की पूर्ति करती है। द फोनेटिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज के फोनेटिक ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लिया जाएगा तो इसका मतलब बोलने में और सुनने में शुद्धता अर्जित कर ली जाएगी, जबकि शुद्धता पर, एक्यूरेसी पर CLT बल नहीं देती है। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होता है। द सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज, सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव किससे संबंधित होता है? मीनिंग से संबंधित होता है, मीनिंग से। तो CLT मीनिंग पर बल देती है, इसलिए हम कह सकते हैं CLT सेटिस्फाइज द सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। और आगे द थियोरेटिकल फंक्शन, नहीं, थियोरेटिकल फंक्शन की तरफ बल नहीं देती CLT तो प्रैक्टिकल फंक्शन पर बल देती है, लैंग्वेज के प्रैक्टिकल फंक्शन पर है, इसलिए बी ऑप्शन गो टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CLT इम्प्रूव्स, यहां हम इसको देखते हैं। CLT इम्प्रूव करती है, किस चीज को इम्प्रूव करती है? अरे देखो, चारों स्किल्स में से अभी हमने चर्चा की थी, 2 स्किल का चयन करना पड़े तो लिसनिंग और स्पीकिंग है, और एक का चयन करना पड़े तो स्पीकिंग, इसको इम्प्रूव करती है CLT। अब हमारा ये सही होगा। उसके बाद में है आगे, CLT एम्फेसाइजेस, CLT बल देती है किस पर? द रिसेप्टिव स्किल्स पर। नो, रिसेप्टिव स्किल्स पर देखेंगे तो रिसेप्टिव स्किल्स तो हमारी लिसनिंग और एंड रीडिंग हो गई, लिसनिंग और रीडिंग हुई है, ये लो। द रिप्रोडक्टिव स्किल्स, ये तो स्पीकिंग, रिप्रोडक्टिव स्किल्स तो स्पीकिंग एंड राइटिंग ये हैं, एंड राइटिंग। और उसके बाद द ओरल स्किल्स, यहाँ पर ये होंगी लिसनिंग, ओरल स्किल्स एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये लीजिए। द प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, वो हैं अपनी यहाँ स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। यहाँ ऊपर हमने गलत लिख दिया, रिप्रोडक्टिव स्किल्स स्पीकिंग और राइटिंग नहीं है। रिप्रोडक्टिव और ये रिसेप्टिव स्किल तो दोनों एक ही हैं, ये भी यही है। तो अब हम देखते हैं, तो देखो CLT किस पर बल देती है? 2 चूज करनी है तो लिसनिंग और स्पीकिंग पर बल देती है, ये लो। तो इसका द ओरल स्किल्स पर बल देती है। अब चलेंगे हम आगे देखते हैं। व्हाट सेकेंडरी इन CLT में सेकेंडरी क्या बात है? देखिए, सेकेंडरी, प्राइमरी, मीनिंग तो प्राइमरी है, मीनिंग CLT में प्राइमरी है, प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। फ्लुएंसी भी प्राइमरी है और प्रैक्टिस भी CLT में प्राइमरी है। एक्यूरेसी है वो सेकेंडरी है, वो गौण है। एक्यूरेसी नहीं देखी जाती CLT में, इसलिए ये ऑप्शन अपना सही है। आगे देखते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रिब्यूटेड टू CLT, इनमें से CLT का लक्षण कौन सा नहीं है? द यूज ऑफ लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पोजेशन ऑफ लैंग्वेज, नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। पोजेशन ऑफ लैंग्वेज किसको कहते हैं? लैंग्वेज जानते तो बहुत हो,
लेकिन वो काम में नहीं ले सकती। जितने काम में ले सकते वो है यूज ऑफ लैंग्वेज। तो सीएलटी में यूज ऑफ लैंग्वेज है वो पोजीशन ऑफ लैंग्वेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो सही है ये बात। तो एक्यूरेसी इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। पैरामाउंट, सो ये पैरामाउंट जो शब्द है इसका लिटरल मीनिंग है ऑल इन ऑल, कि शुद्धता सर्वे सर्वा होती है। नहीं, ये नहीं होती, शुद्धता सर्वे सर्वा नहीं होती, ये फ्लुएंसी सर्वा सर्वा होती है इसमें सीएलटी में, इसलिए ये इसमें लागू नहीं होता। यही पूछा है हमें, ये सही हो गया। सी ऑप्शन, द लर्नर इज ऑल ओवर परफॉर्मर। यस, ये बात तो सही है। ऑल बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स आर अप्रोप्रिएटली एम्फेसाइज्ड। सारी बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स हैं उनको यथोचित रूप से देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी सभी इसमें एम्फेसाइड होती हैं। अब चलते हैं आगे। सीएलटी इज ऑलवेज, सीएलटी हमेशा क्या है? लर्नर सेंटर्ड, हमेशा लर्नर सेंटर्ड है, बिल्कुल लर्नर सेंटर्ड है हमेशा। ए ऑप्शन अपना सही हो गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लीस्ट एम्फेसिस इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में सबसे कम महत्व की कौन सी कॉम्पिटेंस होती है? ये सारी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आती है ये कॉम्पिटेंस। हमने देखा था सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये तो 1 नंबर पर होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस हमने 2 नंबर पर लिया था, और फिर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस 3रे नंबर पर लिया था। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस हमने 4थे नंबर पर देखा था। तो सबसे कम महत्व वाली ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है। आगे चलते हैं। द चीफ यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सीएलटी इज। सीएलटी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज की मुख्य यूटिलिटी क्या है? सीएलटी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज की मुख्य यूटिलिटी क्या है वो हमें देखनी है। कंप्रीहेंशन, यस, कंप्रीहेंशन तो समझ है, बिल्कुल समझ है। कोरिलेशन, टेक्सचुअलाइजेशन, टेक्सचुअलाइजेशन तो टेक्स्ट के साथ में करना, सीएलटी टेक्स्ट से बाहर होती है। और कम्युनिकेशन, बिल्कुल कम्युनिकेशन है। देखो यहाँ पर चीफ यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सीएलटीज, कॉम्प्रीहेंशन है, समझ सकती सा ये हो सकता है, लेकिन तभी जब कम्युनिकेशन ने दिया हो। कॉम्प्रीहेंशन तो एक प्रकार से ऑल ओवर पावर होती है शुद्ध लैंग्वेज को समझने की, और ये यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब है सही भले लैंग्वेज में शुद्धता नहीं है, लेकिन फिर भी आप में मीनिंग ट्रांसफर करने की और मीनिंग अचीव करने की कैपेसिटी है, तो कम्युनिकेशन है। तो चीफ यूटिलिटी लैंग्वेज की चीफ यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू सीएलटी वो है कम्युनिकेशन, डी है। आगे चलेंगे हम। द नोशनल फंक्शनलिज्म इन सीएलटी सेट्स दैट, एक बात ध्यान में रखना, नोशनल फंक्शनलिज्म ये नाम आता है, ये टर्म आती है, तो वहाँ पर सीएलटी है, और किसी भी टीचिंग मेथड या टीचिंग अप्रोच में इसको नहीं दिया गया है। तो अब देखेंगे द नोशनल फंक्शनलिज्म इन सीएलटी सेट्स दैट, ये दर्शाता है ये सिलेबस क्या सीएलटी में ये ऐसी अवधारणा नोशनल फंक्शनलिज्म की, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता लैंग्वेज फंक्शंस ऑन सम सर्टेन बिहेवियरल नोशंस, बिल्कुल सही है। लैंग्वेज फंक्शंस ऑन प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, नहीं। लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, नहीं। ए ऑप्शन अपना सही है इसमें। आगे द मेन एम ऑफ अप्लाइंग सीएलटी इन स्कूल्स इज, स्कूल्स में सीएलटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना। तो या टू टीच द लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नो। टू टीच द लैंग्वेज फॉर सोशल कॉन्टेक्स्ट इन रियल लाइफ, यस। सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए लैंग्वेज सिखाना बच्चों को, ये स्कूल में सीएलटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीएलटी, इनमें से निम्न में से सीएलटी कौन सी है देखना है। ए लर्नर, यहाँ पर देते हैं ए लर्नर इन द क्लास इज रिसाइटिंग ए पोइम, एक लर्नर पोइम का रसस्वादन कर रहा है, पढ़ रहा है अपने टेक्स्ट बुक से, एंड ऑल अदर्स आर लिसनिंग, और बाकी सब सुन रहे हैं। देखो टेक्स्ट बुक का इसमें प्रयोग नहीं होता है, तो ये सीएलटी नहीं है। ए टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी एंड ऑल द लर्नर्स आर लिसनिंग टू इट, टीचर स्टोरी सुना रहा, बाकी सारे लर्नर इसको सुन रहे, टीचर का रोल ही नहीं होता सीएलटी में। तो आगे देखेंगे एक्टिव रोल नहीं होता टीचर का सीएलटी में। ए ग्रुप ऑफ लिसनर्स इज इंडल्ज्ड इन ए डिस्कशन, लर्नर्स का एक ग्रुप है वो एक डिस्कशन में शामिल है ऑन द प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम, प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर लर्नर्स का एक ग्रुप है वो डिस्कशन में शामिल है, ये डेफिनेटली सीएलटी है। सी सही हो गया अपना। इन द मॉर्निंग असेंबली ए चाइल्ड, मॉर्निंग असेंबली में एक बच्चा है वो स्पीच दे रहा है, ये भी सीएलटी नहीं है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट सीएलटी, सीएलटी के बारे में निम्न में से कौन सा सही है वो हम देखते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन बी इंडिविजुअली बेनिफिटेड, ये बेनिफिटेड है कि इसमें प्रत्येक
बच्चा इंडिविजुअली बेनिफिटेड होता है, नहीं होता। इंडिविजुअली बेनिफिटेड नहीं होता। एक बच्चा अपने आप पर CLT लागू नहीं कर सकता, बच्चों के ग्रुप पर लागू होती है, तो इसलिए इंडिविजुअली बेनिफिटेड नहीं होता। इट इंसाइट्स ग्रुप लर्निंग, ये बात सही है, ग्रुप लर्निंग को इंसाइट करती है। इट नीड्स ए टीचर डिपेंडेंस, इसमें टीचर डिपेंडेंस नहीं होती है। इट बाइंड्स द लर्नर्स टू सेट स्ट्रक्चर्स, ये लर्नर को सेट स्ट्रक्चर के बांधते नहीं फंक्शन, इसमें फॉर्म तो सेंटेंस की होती ही नहीं है, फॉर्म पर बल नहीं दिया जाता, केवल फंक्शन पर बल दिया जाता है। आगे देखते हैं हम 18 पर। व्हाट्स द सुप्रीम पॉइंट इन CLT, CLT में सुप्रीम पॉइंट क्या है? CLT में सुप्रीम पॉइंट फंक्शन है, बिल्कुल है फंक्शन। फॉर्म तो सेकेंडरी पॉइंट है, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर, ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए सुप्रीम पॉइंट CLT में है, वो फंक्शन है। आगे देखते हैं, इन फंक्शनल सिलेबस व्हाट आर कनेक्टेड टुगेदर, फंक्शनल सिलेबस में क्या क्या साथ साथ जुड़े हुए रहते हैं? द स्पीच एक्ट्स एंड लिंग्विस्टिक आइटम्स, बिल्कुल जुड़े रहते हैं। ये द रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड द सेट थियरीज, नहीं थियरी नहीं होती इसमें। द लर्नर्स एक्टिविटी एंड लर्नर्स प्राइमेसी, ये पहला SIS में स्पीच एक्ट्स एंड लिंग्विस्टिक आइटम्स कि बोलना है तो किस प्रकार से बोलना है, कैसी बॉडी लैंग्वेज के साथ में बोलना, कौन से लैंग्वेज आइटम को कैसी बॉडी लैंग्वेज के साथ में बोलना है, ये बात फंक्शनल सिलेबस में होती है। अगर कहीं लागू किया जाता है तो डेल हिम्स ने सजेस्ट किया था कि ये नोशनल फंक्शनल सिलेबस लागू किया जाए, जो आपका सिलेबस है उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसका ये दिया जाए और बच्चों से प्रैक्टिस करवाई जाए ऐसे बोलने की, तो बच्चों में लिसनिंग और स्पीकिंग क्वालिटी उन्नत हो सकती है। उनके सुझावानुसार बाद में सिलेबस में ऐसा आया भी है पॉइंट, नीचे जो लेसन आने के बाद में क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में इंग्लिश की बुक में देते हैं, क्वेश्चन के बाद में नीचे लिखा हुआ रहता है एक पॉइंट के रूप में टू द टीचर, की टीचर के लिए, जैसे मेक 5 स्टूडेंट्स स्टैंड इन द क्लास एंड आस्क देम टू स्पीक 5 सेंटेंसेज ऑन महात्मा गांधी। इस प्रकार से कुछ एक्टिविटी करने के लिए आते हैं, वो CLT का पार्ट होता है। आगे है CLT इंटेंड्स टू गिव द लर्नर्स, CLT लर्नर्स को क्या देने का इरादा रखती है? न्यूली एडॉप्टेड प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग, बिल्कुल ये देने का इरादा रखती है। रिसर्च डिवाइस, नो नेचुरल स्ट्रेटेजीज फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, ये और नन ऑफ दीज। देखिए न्यूली एडॉप्टेड प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग, ये वास्तव में न्यूली एडॉप्टेड प्रैक्टिस है स्पीकिंग की, वो देती है CLT, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी होगा नेचुरल स्ट्रेटेजीज देती है फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, नेचुरल स्ट्रेटेजी देती है, अर्थात नेचुरल युक्तियाँ देती है। यहाँ पर अगर ये आ गया तो अब ये सही होगा, यहाँ पर नेचुरल स्ट्रेटेजी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा एक स्वभावगत तरीके से लैंग्वेज बोलना और सुनना सीखता है। इसमें आगे देखते हैं 21 में, व्हाट्स ऑफ लिस्ट इंपॉर्टेंस इन CLT में सबसे महत्वपूर्ण कम महत्व की कौन सी बात है? फ्लुएंसी तो ज़्यादा महत्व की है, मीनिंग भी ज़्यादा महत्व का, बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा महत्व का, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये कम महत्व का है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। आगे देखते हैं, द क्लासरूम एक्टिविटीज गाइडेड बाय द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर एट्रिब्यूटेड टू, जो क्लासरूम एक्टिविटीज हैं जो गाइडेड बाय द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर एट्रिब्यूटेड टू, कम्युनिकेटिव अप्रोच के द्वारा जो गाइडेड क्लासरूम एक्टिविटीज हैं उनकी क्या विशेषता होती है? द मीनिंगफुल एंड रियल कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स, बिल्कुल सही है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होता है, रियल कम्युनिकेशन होता है। मोर एम्फेसिस ऑन सिस्टम्स देन स्किल्स, नो ये गलत है। द टीचर सेंटर्ड आउटपुट, नहीं, टीचर सेंटर्ड आउटपुट ये भी गलत है। और द थियोरिटिकल, नहीं, प्रैक्टिकल एज्यूम्पशन होती है, इसलिए ए सही है अपना। अब ये अपना यहाँ पर देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है CLT का। CLT गिव्स द थॉट दैट, CLT ये विचार देती है कि लैंग्वेज इज लर्नड ओनली इन ए ट्रेडिशनल क्लासरूम, लैंग्वेज को ट्रेडिशनल क्लासरूम में ही सीखा जाता है या सीखा जा सकता है, नहीं, ये विचार CLT नहीं देती है। लैंग्वेज इज लर्नड चीफली फॉर कम्युनिकेटिव पर्पज, लैंग्वेज को मुख्य रूप से कम्युनिकेटिव पर्पज के लिए सीखा जाता है, बिल्कुल सही है। बी में लैंग्वेज ऑफ यूज कम्स थ्रू द ऑथेंटिक बुक्स ऑफ सिलेबस, नहीं, ये भी नहीं बताती CLT। कम्युनिकेशन इज द सेकेंडरी, नहीं, कम्युनिकेशन को प्राइमरी बताती है CLT, इसलिए इसमें ऑप्शन बी गो टू बी द राइट आंसर। इस प्रकार से दोस्तों हमने CLT को पूरा पढ़ लिया है। CLT में जो अपेक्षित क्वेश्चन है वो सारे हमने देख लिए हैं और अब कल हम अगले चैप्टर के साथ में
फिर एक साथ रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।